नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब कोई आम आदमी अपराध करता है तो पुलिस जांच करती है, मामला अदालत में पहुंचता है और जज तय करते हैं कि अपराध हुआ है या नहीं और सजा क्या होगी। लेकिन अगर इंसाफ के मसीहा यानी खुद माननीय जज ही गंभीर आरोपों में घिर जाएं, तब क्या होता है? क्या उन्हें भी आम आरोपी की तरह अदालत में खड़ा कर दिया जाता है? क्या उन्हें जेल हो सकती है या संसद उन्हें पद से हटा सकती है? इन सवालों का सबसे चर्चित उदाहरण है जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला। 14 मार्च 2025 की रात दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगी। आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों को वर्मा के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में अधजले 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। मामला सामने आने के बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन हाउस इंक्वायरी शुरू करवाई। जांच के दौरान स्टोर रूम पर जस्टिस वर्मा के इफेक्टिव कंट्रोल और वहां मिले कैश को लेकर गंभीर सवाल उठे। बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। इन गंभीर सवालों के बाद जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद कोर्ट के लिए कर दिया गया। हालांकि उन्हें जुडिशियल वर्क नहीं दिया गया, यहाँ पर उनका केवल ट्रांसफर किया गया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। उनके खिलाफ संसद में रिमूवल मोशन लाया गया। 21 जुलाई 2025 को 146 लोकसभा सांसदों ने जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए एक मोशन दिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 अगस्त 2025 को इसे एडमिट कर लिया। इसके बाद जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। जांच आगे बढ़ती रही, लेकिन 9 अप्रैल 2026 को जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया और यही वो एक एक्शन था जो अब संसद के लिए एक बड़ा कानूनी और संवैधानिक प्रश्न बन चुका है। इसके बाद जांच समिति ने अपनी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी जारी रखी और 18 मई 2026 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी। फिर अगस्त 2026 ने ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी। समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आर्टिकल ऑफ चार्ज को प्रूव्ड माना। समिति के मुताबिक जस्टिस वर्मा स्टोर रूम में मिली बड़ी मात्रा में कैश के स्रोत, ओनरशिप और वहां मौजूद होने के संतोषजनक कारण नहीं दे सके, व्याख्या नहीं कर सके। समिति ने मटेरियल एविडेंस के प्रिजर्वेशन और उसके बाद के एक्सप्लेनेशंस को लेकर भी गंभीर निष्कर्ष दिए। अब असली सवाल शुरू होता है कि महाअभियोग आखिर होता क्या है जो कि जस्टिस वर्मा के ऊपर चलाया जाना था, और महाअभियोग संसद में क्यों चलता है? भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, सरकार उनको अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती। इसकी वजह न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। संविधान के तहत जज को लोकतंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। अगर ऐसे में प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी सिद्ध कदाचार या फिर इनकैपेसिटी जज के ऊपर सिद्ध हो जाती है, तब उन्हें हटाया जा सकता है। आम भाषा में इसे महाअभियोग कहा जाता है, जबकि तकनीकी रूप से जज के रिमूवल की ये संवैधानिक प्रक्रिया होती है। तो होता क्या है इसके अंदर? पहले जज के खिलाफ रिमूवल मोशन आता है। 1968 के तहत जांच समिति आरोपों और सबूतों की जांच करती है और जज को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है। अगर आरोप प्रूव्ड पाए जाते हैं तो मामला संसद के सामने जाता है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी होता है। दोनों सदनों की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति जज को पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। यानी सिर्फ जांच समिति की रिपोर्ट से जज पद से नहीं हटते, राष्ट्रपति का आदेश इसमें महत्वपूर्ण होता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या महाअभियोग के बाद जज को जेल होती है? तो इसका सीधा उत्तर है नहीं, क्योंकि महाअभियोग का उद्देश्य जज को पद से हटाना होता है, जेल भेजना नहीं। अगर कोई आरोप सिर्फ जुडिशियल मिसबिहेवियर का है तो परिणाम रिमूवल हो सकता है, पद से हटाया जाना हो सकता है। लेकिन अगर उसी मामले में कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता हो, जैसे कि फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में बनता दिखता है, तो उसकी एक अलग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, वो प्रोसेस अलग होती है। उस स्थिति में मामला सामान्य क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत ही अदालत में जा सकता है। जज होना किसी व्यक्ति को क्रिमिनल लॉ से इम्यूनिटी नहीं देता, लेकिन संसद द्वारा रिमूवल और कन्विक्शन दोनों अलग अलग प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं फिर से जस्टिस यशवंत वर्मा की। इस मामले में सबसे बड़ा पेच क्या है? समिति ने
तीनों आरोपों को प्रूव्ड माना, यानी संसदीय जांच के स्तर पर उनके जवाब और स्पष्टीकरण समिति को संतोषजनक नहीं लगे। लेकिन समस्या ये है कि जस्टिस वर्मा तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। महाअभियोग का उद्देश्य यानी जज को पद से हटाना, उसका कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि जज ने पद पहले ही छोड़ दिया है। यही इस मामले का सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल है। पहले भी जजों के इस्तीफा देने के बाद ऐसी प्रोसीडिंग्स खत्म हुई हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा मामले में जांच पूरी करके रिपोर्ट संसद में रखे जाने से एक नई बहस शुरू हो गई। क्या रेजिग्नेशन के बाद भी अकाउंटेबिलिटी की संसदीय प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है? विशेषज्ञों की राय इस पर एक जैसी नहीं है। अब आगे क्या होगा? मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, अभी जस्टिस वर्मा को संसद ने हटाया नहीं है। आगे शीतकालीन सत्र में मामला फिर से उठेगा या नहीं, और यदि उठता है तो इस्तीफा दे चुके जज के खिलाफ रिमूवल मोशन का क्या संवैधानिक परिणाम होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। और जहां तक जेल का सवाल है तो इस पर क्रिमिनल ऑफेंसेस के आधार पर ही आगे का मुकदमा चलेगा। यानी इस समय जस्टिस वर्मा के मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं कि आरोप साबित हुए या फिर नहीं, सवाल ये बन रहा है कि आरोप सिद्ध माने जाने के बाद इस्तीफा दे चुके जज के खिलाफ संसद क्या कर सकती है। और आम आदमी के मन में ये सवाल है कि जिन जज साहब ने जिंदगी भर दूसरों के मामलों में फैसला सुनाया, अब उनके अपने मामले में आगे का संवैधानिक फैसला संसद, कानून और आने वाली न्यायिक व्याख्याओं के हाथ में होगा, तो वो किस तरीके का होगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।